नमस्कार, जय हिंद। मैं गोपाल कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल जीके क्लासेस पे। तो आज का तारीख है 10 दिसंबर 2021 और आज दिन है फ्राइडे यानी शुक्रवार। तो आज शुरू करते हैं हम लोग आज का क्लास। इससे पहले एक सूचना आपके लिए है कि डिस्क्रिप्शन में आप जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों का पीडीएफ जो क्वेश्चंस हम सेट करते हैं, इस क्वेश्चंस का इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्सन आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे जो है पीडीएफ का लिंक दिया जा रहा है। तो वीडियो को पूरा देखिए। आज हम लोग 9 तारीख के दौरान घटी घटनाओं के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ उसके साथ जो संबंधित स्टैटिक जीके है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के बीच ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सके। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन में आज का जो हिस्ट्री सेगमेंट है उसमें आज हम पढ़ेंगे कि आज का जो दिन है उसको किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको ह्यूमन राइट डे के रूप में मनाया जाता है। ह्यूमन राइट डे यानी मानवाधिकार दिवस कब? 10 दिसंबर को। ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं। इसका जो कब से ये मनाया जा रहा है, तो ये 1948 से मनाया जा रहा है, क्योंकि 1948 में ही यूनाइटेड नेशन के द्वारा UDHR यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किया गया था 1948 में। और तब से ही हर साल जो है 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे के रूप में मनाया जा रहा है। तो मानवाधिकार दिवस मनाने का पर्पस ये है कि आदमी को आदमी होने के नाते जो बेसिक राइट्स मुहैया होनी चाहिए उसके बारे में ये बात करती है, और इसीलिए ये मनाया जाता है ताकि जो लोग अपने मौलिक अधिकार से वंचित हैं उनको अपना मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जो है वो मिल सके उनके व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए। अब संगठन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इंडिया में इस जो ह्यूमन राइट की टॉप बॉडी है वो है NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसका स्थापना जो है 1993 में हुआ था कि इस एक्ट के तहत जिसका नाम है PHRA मीन्स प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट, ये लाया गया था 1993 में ही, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट। और उसी के बेसिस पे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बनाया गया। इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है, और इसके भी वर्तमान में जो चेयरमैन है वो अरुण कुमार मिश्रा हैं, AK मिश्रा। तो ये भारत के संबंध में। अब इंटरनेशनल ह्यूमन राइट बॉडी कौन है, तो उसका नाम है UNHRC यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। ये एपेक्स बॉडी है जो वैश्विक लेवल पे मानवाधिकार जो है उसको, उस उल्लंघन को देखता है और कंप्लेन करता है, उस कंप्लेन को एक्सेप्ट करता है और फिर संबंधित सरकार को एक्शन लेने के लिए मजबूर करती है। तो इसका स्थापना जो है 1946 में हुआ था। UNO के अंदर ही एक बड़ी है। तो ये मानवाधिकार आयोग से के संबंध में इतना जाने। बढ़ते हैं आज का जो है पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अभी देखिए एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें जनरल बिपिन रावत सेनानिवृत्त और वर्तमान में अभी वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, वो उनका जो है निधन हो गया। तो CDS के बारे में ये क्वेश्चन है कि पहले CDS जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया, किस समिति ने भारत में CDS की स्थापना की सिफारिश की थी। इस क्वेश्चन देने का यही मकसद है क्योंकि ये पहली बार CDS का स्थापना किया गया था। पहली बार CDS का स्थापना कब किया गया था, तो ये 2019 में अभी रिसेंटली क्रिएटेड बॉडी थी। और तो इस CDS की रिकमेंडेशन कौन सी कमेटी की थी जिसके सिफारिश पे की 2019 में इसकी स्थापना हुई? कारगिल समीक्षा समिति, नरेश चंद्र समिति, के संथानम समिति या के कस्तूरी रंगन समिति? तो इसका जो सही आंसर है वो है कारगिल समीक्षा समिति, कारगिल रिव्यू कमेटी। ये जो है 1999 में बनाया गया था और इसने अपना रिपोर्ट 2000 में प्रस्तुत किया था। और इसी रिपोर्ट के तहत बताया गया था कि रिकमेंडेशन दी गई थी सरकार को कि CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इस्टेब्लिश किया जाए। इसका CDS का मकसद क्या है कि जो तीनों सेना है, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, इनको एक संयुक्त किया जाए, इनमें एक साइनर्जी लाया जाए
ताकि ऑपरेशन के टाइम में किसी तरह का विलंब नहीं हो, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब कारगिल युद्ध चल रहा था तो उसमें इस युद्ध के दौरान जो एयरफोर्स का प्रयोग किया जाए या नहीं किया जाए इस ये डिसीजन लेने में काफ़ी देर हो गई थी, जिससे काफ़ी क्षति हुई थी। तो इसी के लिए जो कारगिल रिव्यू कमेटी बनाई गई थी उसने ये सीडीएस की रिकमेंडेशन की थी। सीडीएस जो होता है एक 4 स्टार जनरल होता है, और ये चीफ ऑफ स्टाफ्स जो कमेटी होती है COSS, चीफ ऑफ स्टाफ्स कमेटी का ये चेयरमैन होता है, और इसके जो मेंबर होते हैं वो तीनों सेना अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा ये रिटायरमेंट के बाद किसी तरह का पद ग्रहण नहीं कर सकता है भारत सरकार में। इनकी जो मैक्सिमम एज है 65, यानी ये 65 साल तक पद पे रह सकते हैं। कंप्लीट ड्यूरेशन इसके बारे में नहीं दिया हुआ है कि कितने साल जो इनका सीडीएस का पीरियड है, 2 साल 4 साल इस तरह का नहीं है, लेकिन एज रिस्ट्रिक्शन है, मैक्सिमम कितना है 65 साल है। इसके अलावा ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल NSC के मेंबर भी होते हैं, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DAC के भी मेंबर होते हैं, और इसके अलावा सबसे जो इम्पोर्टेंट है न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, उसके भी ये मेंबर होते हैं। यानी ये प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करने वाले जो सबसे बड़ा सेना का अधिकारी होता है वो CDS ही है। नरेश चंद्र समिति भी जो है डिफेंस से ही रिलेटेड है। इसका जो ये कारगिल रिव्यू कमेटी को रिव्यू करने के लिए बनाई गई थी। के संथानम कमेटी जो है इसका जो गठन है 1962 में किया गया था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा, और इसका जो गठन है ये एंटी करप्शन से रिलेटेड है, किस तरह से करप्शन को कम किया जाए उस पर ये गठित किया गया था, और इसने अपना रिपोर्ट दी थी कब 1964 में। के कस्तूरी रंगन कमेटी अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में था, क्योंकि के कस्तूरी रंगन जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित है, अभी जो लागू किया जा रहा है। इसके अलावे जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट संबंधित तो जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था के कस्तूरी रंगन, जो अभी चर्चा में है काफ़ी, क्योंकि वेस्टर्न घाट में जो स्टेट्स हैं कर्नाटका ने इस कमेटी के रिकमेंडेशन को मानने से इनकार कर दिया गया है। वेस्टर्न घाट को किस तरह से सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि वो एक जो है हॉट स्पॉट है, वहाँ काफ़ी जो है फ्लोरा और फौना है, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। यूनेस्को के द्वारा डिक्लेयर्ड एक धरोहर है, इसी पे एक कस्तूरी रंगन कमेटी बनाई गई थी। तो अगला क्वेश्चन है फोर्ब्स द्वारा जारी 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन शीर्ष पर हैं। देखिए फोर्ब्स एक पत्रिका है, इसको पत्रिका बिजनेस मैगजीन कह सकते हैं, बिजनेस मैगजीन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू जर्सी में है, न्यू जर्सी USA में। इसका स्थापना 1917 में किया गया था। तब से ये क्या करती है, बिजनेस रिलेटेड डाटा को वर्ल्ड वाइड एनालाइज करती है, और वो मंथली मैगजीन इशू करती है। तो इसी के द्वारा 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की एक लिस्ट जारी किया गया है ऑल ओवर द वर्ल्ड में। तो उसमें शीर्ष पे कौन है, यानी टॉप पे कौन है, निर्मला सीतारमन, मैकेंजी स्कॉट, कैमला हैरिस या फाल्गुनी नायर। तो इसका जो सही आंसर है वो मैकेंजी स्कॉट है। मैकेंजी स्कॉट USA की रहने वाली हैं। ये फिलान्थ्रोपिस्ट हैं, काफ़ी ये पैसा दान में देती हैं। उसके अलावा ये नोवेलिस्ट हैं, उपन्यासकार है, उपन्यास लिखते हैं, उनसे इनकम होता है। ये जो मैकेंजी स्कॉट है इनका 4% शेयर था किसमें, अमेजोन में। और अमेजोन के जो संस्थापक हैं जेफ बेजोस की ये पूर्व पत्नी रह चुकी हैं, और ये 2020 में ही इनका जो है डाइवोर्स हुआ, और उस डाइवोर्स होने के बाद इनको 4% जो शेयर है इनको वापस किया गया, जो कुल मिलाकर अप्रॉक्सीमेटली $62 बिलियन होता है। ये काफ़ी बड़ी राशि है। ये बहुत पैसा दान में देती है, चैरिटी में देती है, इसीलिए इनको जो है वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल जो है वुमेन का खिताब दिया गया है। इसी लिस्ट में निर्मला सीतारमन को 37वां स्थान दिया गया है। अभी हाल ही में फॉर्च्यून पत्रिका जो निकाली थी उसमें भारत की सबसे पावरफुल वुमेन में जो काउंट किया था, तो निर्मला सीतारमन वो पहले पोजीशन पे थे, किसके द्वारा, फॉर्च्यून के द्वारा, भारत की सबसे मोस्ट पावरफुल लेडीज में। कमला हैरिस जो है USA की अभी वाइस प्रेसिडेंट है। कमला हैरिस को फोर्ब्स ने 2nd पोजीशन दिया है। कमला हैरिस USA की पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं। ये जो है
भारतीय मूल की हैं, इंडियन अफ्रीकन मूल की हैं। और फाल्गुनी नायर को भी फोर्ब्स की लिस्ट में 88वां पोजीशन दिया गया है। ये फाल्गुनी नायर कौन है? तो ये एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है नायका। तो ये जो है इसी के लिए इनको दिया गया है, क्योंकि ये अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में थी। इनकी कंपनी को इनलिस्ट किया गया था जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में है। ये जो है भारत की पहली सेल्फ मेड अरबपति हैं। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है? यानी इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, यानी किस दिन को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे के रूप में मनाया जाता है? 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 1 दिसंबर या 8 दिसंबर? तो इसका सही आंसर है 9 दिसंबर को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे मनाया जाता है। 10 दिसंबर को अभी हम पढ़ लिए ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस। 1 दिसंबर को 3 डे मनाया जाता है। पहला जो है एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसके बाद कंप्यूटर लिटरेसी डे के रूप में मनाया जाता है, और तीसरा जो है पॉल्यूशन प्रिवेंशन डे के रूप में मनाया जाता है। 8 दिसंबर को याद रखते हैं कि 8 दिसंबर को जो है यूएसए सेकेंड वर्ल्ड वार में, द्वितीय विश्व युद्ध में 8 दिसंबर 1941 को शामिल हो गया था। क्यों? क्योंकि 7 दिसंबर को जापान ने यूएसए पे आक्रमण कर दिया था। अब भारत में जो भ्रष्टाचार विरोधी संस्था क्या है? वो CVC है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का स्थापना 1964 में हुआ था। वही इसका स्थापना के संथानम कमेटी के द्वारा ही किया गया था, और इन्हीं के रिकमेंडेशन पे लाल बहादुर शास्त्री जब भारत के प्रधानमंत्री थे तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बनाया गया था। इस CVC जो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसको जो कानूनी अमलईजामा 2003 में पारित किया, 2003 में दिया गया सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट के रूप में पार्लियामेंट से पास करा करके। CVC जो है 1+2 बॉडी है, यानी एक चेयरमैन होते हैं और 2 इसके मेंबर होते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे जो एंटी करप्शन डे मनाया कब से जा रहा है? तो ये 2003 से मनाया जा रहा है हर साल, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा एक प्रस्ताव पारित करने के बाद। तो इस क्वेश्चन से इतना बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, किस देश ने सप्ताह में 4.5 दिन काम करने की घोषणा की है? UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कतर या फिर सऊदी अरेबिया? तो इसका जो सही आंसर है वो UAE है, संयुक्त अरब अमीरात है। अब ये जो अदर कंट्रीज हैं, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कतर, सऊदी अरेबिया, ये सारे जो कंट्रीज हैं ना, इनको जो है कंबाइंड रूप से, इसके अलावे भी और कंट्रीज हैं 4+2 6 कंट्रीज हैं, इनको गल्फ कंट्रीज के नाम से जाना जाता है। आइए मैप में इसको देखते हैं कि कहाँ है, कहाँ ये सिचुएटेड है। तो ये देखिए, ये जो है ये कंट्रीज जो है, ये फारस की खाड़ी है, ये जो आपका अरब सागर हो गया ये ओमान की खाड़ी है, ये फारस की खाड़ी है, इधर ईरान है। तो ये फारस की खाड़ी से जितने कंट्रीज़ की सीमा सटती है इसी को गल्फ कंट्रीज से कहा जाता है। इसका एक अपना संस्था भी है जिसको GCC कहते हैं, गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज़ के नाम से उसको जाना जाता है। इसमें कौन कौन है? तो देखिए सऊदी अरेबिया, इधर से इसका बॉर्डर मिल रहा है, सऊदी अरेबिया के बाद ओमान, ये संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE, कतर, बहरीन और कुवैत, इनको गल्फ कंट्रीज़ के नाम से जाना जाता है। ये जो इसको ये देखें पूरा, तो इसको अरब प्रायद्वीप को नाम से जाना जाता, अरब प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है, यानी अरेबियन पेनिनसुला इसको कहते हैं। पेनिनसुला क्यों कहते हैं? क्योंकि ये देखिए 3 तरफ से जो है पूरा जुड़ा हुआ है पानी से, और एक तरफ जुड़ा हुआ है स्थलीय भाग से, इसीलिए इसको पेनिनसुला कहते हैं, प्रायद्वीप। प्रायद्वीप का शाब्दिक अर्थ होता है प्रायः द्वीप। ये पूरी तरह से द्वीप भी नहीं है, लेकिन प्रायः द्वीप है, ऑलमोस्ट द्वीप है, यानी आइलैंड है। आइलैंड क्या इसको बोलते हैं? कि जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये मेडागास्कर है, इसको ये एक आइलैंड है, दुनिया का जो है 4था सबसे बड़ा आइलैंड है, ये चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, उसको आइलैंड कहते हैं, और ये है प्रायद्वीप। तो ये सऊदी अरब है, सऊदी अरब की राजधानी है रियाद,
यहाँ की जो करेंसी है वो है रियाल, और यहाँ के डिफैक्टो लीडर है MBS यानी मोहम्मद बिन सलमान। ओमान की राजधानी है मस्कट। इधर है सऊदी UAE संयुक्त अरब अमीरात, राजधानी अबू धाबी, यहाँ की करेंसी है दिरहम। और इसकी खासियत ये है कि USA की तरह UAE भी 7 जो उसके अलग अलग पार्ट हैं जहाँ की अलग अलग अमीर कंट्रोल करते हैं, उन लोगों ने डिसाइड करके रखा हुआ है कि हम लोग जो है संयुक्त रूप से एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए इसको संयुक्त अरब अमीरात कहा जाता है। ये कतर है, बहुत छोटा सा कंट्री है, काफ़ी ये जितने भी कंट्रीज हैं सारे बहुत अमीर कंट्रीज हैं, क्योंकि इनका जो जनसंख्या कम है और पैसा तेल बेच करके बहुत सारे इन लोगों के पास पैसा है, ऐसा पूरा दुनिया को तेल का सप्लाई यही सब कंट्रीज करते हैं। तो कतर उसी में आता है, बहुत छोटा सा कंट्रीज है, 11,000 स्क्वायर किलोमीटर मात्र इसका जो है एरिया है। यहाँ की जो करेंसी है वो रियाल है। और ये बहरीन तो इन कंट्रीज में सबसे ज़्यादा छोटा है। बहरीन की राजधानी है मनामा, यहाँ की भी करेंसी दिनार है, मात्र 765 स्क्वायर किलोमीटर। सोच सकते हैं ये दिल्ली से भी छोटा है। पहले या इसके आज़ाद होने से पहले इस पे ब्रिटेन का शासन था। 1971 में कतर को जो है आज़ाद कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने सी इज ए चेंज मेकर नामक एक जो है प्रोग्राम है उसको लॉन्च किया है? सी इज ए चेंज मेकर। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, NCW यानी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यानी राष्ट्रीय महिला आयोग, इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग, या फिर BMB भारतीय महिला बैंक। तो इसका सही आंसर है NCW नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ये किस तरह का प्रोग्राम है? सी इज ए चेंज मेकर। तो ये एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है। अभी NCW है तो इसके बारे में जान लेते हैं। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इसका स्थापना जो है 1992 में हुआ था। NCW एक्ट के तहत 1992 में इसके जो चेयरपर्सन हैं अभी वो रेखा शर्मा है, काफ़ी चर्चा में रहते हैं, ये बहुत एक्टिव है। ये जो है किसी के शिकायत पे या स्वतः संज्ञान लेकर के भी विमेन के अगेंस्ट अगर किसी तरह का शिकायत है तो उस पर जो एक्शन ले सकता है NCW। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ये इसके अभी कैबिनेट मिनिस्टर हैं स्मृति जुबिन ईरानी। इलेक्शन कमीशन इसलिए मैं ऑप्शन में दिया हूँ क्योंकि ये जो NCW का ये जो प्रोग्राम है विमेन रिप्रेजेंटेटिव से रिलेटेड है। रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कौन करता है, किनके द्वारा किया जाता है? इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ये दिशा निर्देश पे ही किया जाता है, चुनाव इन्हीं के दिशा निर्देशन में होता है। तो इलेक्शन कमीशन का जो प्रोविजन संविधान के अनुच्छेद 324 में है। भारत के वर्तमान में इलेक्शन कमीशन सुशील चंद्रा है। BMB भारतीय महिला बैंक, भारत में जो महिलाओं के लिए डेडिकेटेड एक बैंक है जहाँ की एम्प्लाई और वहाँ काम करने वाले सारे कौन हैं? महिला ही होंगी। तो इस क्वेश्चन से इतना बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केन बेतवा नदी जोड़ने की परियोजना को PM की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। केन और बेतवा नदियां निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? गंगा, यमुना, नर्मदा या ताप्ती? तो इसका जो सही आंसर है वो है यमुना। तो देखिए ये जो है परियोजना बहुत पहले से, ये जो रिवर इंटरलिंकिंग परियोजना एक्चुअली बहुत पहले से, जब APJ अब्दुल कलाम भारत के प्रेसिडेंट थे उन्हीं का ये ब्रेन चाइल्ड है रिवर इंटरलिंकिंग परियोजना। इसके तहत क्या किया जाता है कि जो रिवर ओवरफ्लो हो जाता है उसके पानी को किसी और रिवर जिसमें ज़्यादा पानी नहीं आता है उसमें डाइवर्ट किया जाए ताकि ओवर फ्लडिंग से बचा जा सके और जो ड्राई एरिया है उसमें पानी पहुंचाया जा सके। इसका मेन मकसद यही है। इसका डुअल फ़ायदा है यानी दोहरी फ़ायदा है, क्योंकि अगर फ्लडिंग नहीं होगा तो उससे फसल की बर्बादी नहीं होगी और जहाँ सुखाड़ है वहाँ पानी जाएगा तो वहाँ खेती हो जाएगा। तो इसी के तहत केन बेतवा परियोजना जो है अभी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो कैबिनेट है उसने इसको मंजूरी दे दी है। ये 2005 से ही चर्चा में था लेकिन इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिलने के कारण ये अभी तक अटका हुआ था। इसका एक और भी कारण है कि क्योंकि उत्तर प्रदेश इसे सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला राज्य है, उसको सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को, और उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है इसलिए भी ये भी एक कारण मान सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश ये केन बेतवा लिंक, केन बेतवा ये दोनों नदी जो है विंध्याचल रेंज से निकलती है
और जाकर के यमुना में मिल जाती है, और यमुना फाइनली किस में मिलती है, गंगा में मिलती है। तो अब ये गंगा है, गंगा का उद्गम स्थान कहाँ है, गंगोत्री, और ये जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यमुना, यमुनोत्री, और ये गंगा में आके मिलती है कहाँ, इलाहाबाद में। नर्मदा और ताप्ती ये दोनों नदियाँ जो है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, यानी पश्चिम की ओर बहने वाली ये दोनों नदियाँ हैं। ये अमरकंटक से निकलती है और अरब सागर में जाके गिरती है। अब केन बेतवा प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा ब्रीफ इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसको जो लॉन्च करने वाली, यानी इसको एक्सिक्यूट करने वाली जो मंत्रालय है वो जल शक्ति मंत्रालय है। जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री अभी गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। 44,650 करोड़ इसका जो प्रोजेक्ट का बजट आया है। मैक्सिमम पोर्शन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसका बियर करेगी, मोर देन 90%। 8 साल में इसको कंप्लीट करना है, 8 ईयर में कंप्लीट हो जाएगा। ये जो है रिवर इंटरलिंकिंग प्रोग्राम के तहत ये पहला प्रोजेक्ट है जिसको कि एक्सिक्यूट किया जा रहा है। इसके तहत एक दौधम डैम बनाया जा रहा है जो कि पन्ना टाइगर रिजर्व, ये याद रखिए, पन्ना टाइगर रिजर्व, क्योंकि एग्जामिनेशन में जो भी आने वाला एग्जामिनेशन है उसमें बहुत संभावना है कि पूछा जाएगा, क्योंकि पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में बहुत चर्चा हो रही है। ये लिंकिंग से प्रभावित होने वाला, ये जो लिंक किया जाएगा रिवर को, इससे प्रभावित होने वाला ये पन्ना टाइगर रिजर्व है। ऐसा माना जा रहा है कि इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है पानी में डूब जाएगा, इसीलिए इसका विरोध भी हो रहा है। इसके तहत जो है इस परियोजना में लगभग 10 लाख जो है हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। 62 लाख लोगों को पानी पीने का स्वच्छ पानी पीने का मुहैया कराया जाएगा। इसके अलावे इससे 103 मेगावाट बिजली जो है हाइड्रोलिक बिजली उत्पन्न किया जाएगा, जिसको पनबिजली कहते हैं, और 27 मेगावाट जो है सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाएगा। ये जो है इससे फ़ायदा बुंदेलखंड एरिया, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड एरिया है वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा में आने वाला है। क्वेश्चन है कि नए जर्मन चांसलर के रूप में किसने शपथ लिया। जर्मनी के नए चांसलर का चुनाव हुआ है, तो वो कौन है। ओलाफ स्कोल्ज, एंजेला मर्केल, फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर, मैगडेलना एंडरसन। तो इसका जो सही आंसर है वो ओलाफ स्कोल्ज है। ये अभी हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले जो है चांसलर कौन थे, एंजेला मर्केल, एक्स चांसलर ऑफ जर्मनी, इनको रिप्लेस कर रहे हैं। और अभी वर्तमान में जर्मनी के प्रेसिडेंट कौन है, तो ये फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर। मैगडेलना एंडरसन अभी काफ़ी चर्चा में न्यूज़ में थी। ये जो है स्वीडन की प्राइम मिनिस्टर बनी है। बहुत नौटंकी होने के बाद इनको एक बार प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, 2-3 घंटा के बाद फिर से हटाया गया, फिर से इनको प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुना गया। तो ये है, पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है काजू वैली वेटलैंड। काजू वैली वेटलैंड किस राज्य में स्थित है। ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये हाल ही में अभी उस स्टेट का 17वां वेटलैंड इसको घोषित किया गया है। वेटलैंड को हिंदी में आर्द्र भूमि के नाम से भी जाना जाता है। आर्द्र भूमि, वेटलैंड्स क्या होता है अगर समझे तो इसमें ना तो ये सूखा होता है और ना ज़्यादा पानी से भरा हुआ होता है। ये छिछला होता है, मार्सी टाइप का जिसको कहते हैं, स्वैलो होता है, पानी छिछले तौर पे होता है, जिसके वजह से काफ़ी बायोडाइवर्सिटी होती है, बहुत तरह के जीव जंतु और जो है पौधे पाए जाते हैं। इसीलिए इसको जो है प्रोटेक्ट किया जाता है। इसके प्रोटेक्शन से संबंधित, यानी वेटलैंड के प्रोटेक्शन से संबंधित जो कन्वेंशन है उसको रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। रामसर कन्वेंशन जो है उसके तहत भारत में जो है अभी 46 साइट्स हैं वेटलैंड्स के, जिसमें सबसे बड़ा वेटलैंड्स कौन है, सुंदरबन का आप लोग नाम सुने होंगे। सुंदरबन डेल्टा जो है सबसे बड़ा वेटलैंड है। रामसर कन्वेंशन कब हुआ था, 1971 में हुआ था। और इसका नाम रामसर कन्वेंशन इसलिए है क्योंकि ईरान का एक शहर है और वहीं पे ये कन्वेंशन हुआ था, इसीलिए इसको रामसर कन्वेंशन कहते हैं। हाँ, तो आंसर दे बताइए इसका। नागालैंड है,
तमिलनाडु है, यूपी है या केरल है, तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में ये तमिलनाडु का जो है 17वां वेटलैंड इसको घोषित किया गया है। तो नया है इसलिए इसको पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इसलिए इसको याद रखें। नागालैंड अभी बहुत चर्चा में है, क्योंकि अभी हाल ही में यहाँ असम राइफल्स के द्वारा सिविलियंस पे गोली चलाई गई, जिसके कारण बहुत सारे लोग मर गए। यहाँ के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो। यूपी अभी चुनाव होने वाला है, यूपी में बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है जेवर एयरपोर्ट, जो कि एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। जेवर एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जिसका नाम होगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसका हाल ही में अभी उद्घाटन जो है शिलान्यास किया गया, यानी नींव रखी गई, अभी बनने में इसको टाइम लगेगा। इसके बाद जो है AIR ऑल इंडिया रेडियो का एक नया स्टेशन खोला गया। कहाँ? गोरखपुर में। अभी आज ही हम लोग पढ़ें केन बेतवा प्रोजेक्ट शुरू किया गया। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और वहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ अभी प्रोजेक्ट एक शुरू की गई थी जिसका नाम है स्ट्रीट प्रोजेक्ट। इसके तहत क्या है कि टूरिज्म को जो पर्यटन है इसको केरला के गांव तक किस तरह से पहुंचाया जाए। अगला क्वेश्चन है लोई इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स। एक लोई इंस्टीट्यूट एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, जो कि 2018 से एक इंडेक्स जारी कर रहा है। वो इंडेक्स में क्या करता है, ये एशिया पैसिफिक जो रीजन्स के कंट्रीज हैं उनको रैंकिंग देता है, यानी विच कंट्री पावरफुल, मोस्ट पावरफुल टू लेस पावरफुल। तो लोई इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत को एशिया प्रशांत देशों में किस स्थान पे रखा गया है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसका सही आंसर है चौथा। पहले स्थान पे कौन है? तो USA है। दूसरे स्थान पे कौन है? तो चाइना है। तीसरे स्थान पे जापान और चौथे स्थान पे हमारा अपना भारत। अगर आप इसको मैप में देखें तब समझिएगा कि कौन सा एरिया को एशिया पैसिफिक रीजन कहा जाता है। इस मैप से आइए समझते हैं थोड़ा सा और जूम। तो ये जो है पूरा प्रशांत महासागर है, ये प्रशांत महासागर है। इसको उत्तरी प्रशांत महासागर और 0 डिग्री के नीचे जो हो गया वो दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो इसी प्रशांत महासागर से जिसका बाउंड्री, जितने कंट्रीज का बाउंड्री मिलता है उसी को इसमें इंडेक्स में रखा जाता है। इसमें टोटल जो है 26 कंट्रीज हैं। देखिए जैसे कनाडा हो गया, USA हो गया, रसिया हो गया, ये चाइना हो गया अपना, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, तो ये सारे कंट्रीज हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सत्ता के पृथक्करण यानी डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत से संबंधित है? अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 122 और 212, अनुच्छेद 121 और 211 या फिर अनुच्छेद 361। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 50। अब देखिए ये अनुच्छेद 50 है, तो अनुच्छेद 50 जो है DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आता है, नीति निर्देशक सिद्धांत के अंदर। ये जो है आदेश देती है कि स्टेट प्रयास करेगी कि एक्सिक्यूटिव और जुडिशियरी को क्या किया जाए, सेपरेट किया जाए, यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका इस दोनों को अलग रखा जाए, यानी दोनों एक दूसरे के काम में इंटरफेयर न करें। इसको कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन। और इसी से संबंधित और जितने अनुच्छेद हैं हमारे संविधान में वो है ये सब। आइए एक एक करके समझते हैं कि क्या है ये सब। अब आर्टिकल 122 और 212 ये जो संबंधित है, आर्टिकल 120 ये अपना पार्लियामेंट से संबंधित है, और आर्टिकल 212 जो है ये लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो होते हैं यानी स्टेट विधायिका से संबंधित है, यानी राज्य विधायिका से संबंधित, राज्य विधानसभा से संबंधित है। अगर लोकसभा में या राज्यसभा में या फिर स्टेट असेंबली यानी विधानसभा में या विधान परिषद में किसी तरह की कार्यवाही होती है तो कोई भी कोर्ट इस कार्यवाही में दखल नहीं देगा और इस पे किसी तरह का चर्चा नहीं करेगा। यानी जुडिशियरी किसी भी तरह से लेजिस्लेटिव में
विधायिका में इंटरफेयर नहीं करेगी, ये एश्योर करता है अनुच्छेद 122 और अनुच्छेद 212। अब ठीक इसके उल्टा आइए, अनुच्छेद 121 और अनुच्छेद 211। अनुच्छेद 121 है सुप्रीम कोर्ट के संबंधित, अनुच्छेद 211 हाई कोर्ट से संबंधित। ये कहता है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज, कोई भी जज हैं, उनके कैरेक्टर पे चर्चा नहीं होगा। कहाँ? ना तो सुप्रीम पार्लियामेंट में होगा और ना ही किसी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में होगा या लेजिस्लेटिव काउंसिल में होगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी जो न्यायपालिका है उसमें कार्यपालिका या फिर विधायिका इंटरफेयर नहीं करेगी। अब आर्टिकल 361 क्या कहता है? तो आर्टिकल 361 जो है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति और राज्य के जो हेड हैं गवर्नर, इनको कुछ प्रोटेक्शन दिया जाता है। ये जो काम करते हैं इनको अपने काम के अगेंस्ट प्रोटेक्शन है, क्योंकि ये स्टेट हेड हैं तो इनके कार्यकाल के दौरान इनके अगेंस्ट किसी तरह का क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चलाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति और गवर्नर के संबंध में जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है वो है आर्टिकल 361 में। तो आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और हाँ, PDF ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड कीजिए, देखिए। अगर किसी तरह का सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में सजेशन ज़रूर से ज़रूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।